आप सभी का अभिवादन। आज बात JL50 की। JL50 एक मिनी सीरीज़ है जो 4 सितंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होना चालू हुई है। 4 एपिसोड की है, 30 मिनट का हर एपिसोड है। एक किस्म से इसे 2 घंटे की फिल्म भी आप बोल सकते हैं। इसकी कहानी बंगाल से शुरू होती है। इसका फ्रेम खुलता है लावा नाम के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के आसमान में, जहाँ पे ऊपर से नज़रें नीचे देख रही होती हैं एक सीन में, और नीचे देवदार के घने पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ हमको नज़र आती हैं। वहाँ पास ही में मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी एक नाटकीय सी आवाज़ है, वो आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ती है और सबकी नज़रें ऊपर उठती हैं। और फिर एक प्लेन की परछाई है, वो उस मैदान को ढक लेती है। उसी के कुछ क्षणों के बाद पहाड़ी से नीचे एक प्लेन गिरा हुआ दिखाई देता है, वो क्रैश हो गया होता है। अब सारी कहानी है वो इस प्लेन के पीछे जाने लगती है, एक सच पता लगाने लगती है कि क्या हुआ। CBI जांच में जुटती है। एक ऑफिसर शांतनु को ये काम दिया जाता है। वो प्रोब करता है तो पता लगता है कि ये प्लेन कोलकाता एयरपोर्ट से 1984 में उड़ा था, लेकिन उसने कभी लैंड नहीं किया और 35 साल बाद जाके अब क्रैश हुआ है। और इस क्रैश में सिर्फ 2 लोग बचे हैं। तो अंत में कहानी में सवाल ये बचता है कि 35 साल तक वो प्लेन कहाँ था, और शांतनु इसे ढूंढ रहा है। JL50 को लिखा और डायरेक्ट किया है शैलेंद्र व्यास ने। शैलेंद्र ने इससे पहले 2 फिल्में बनाई हैं। 2014 में उनकी पहली फिल्म आई थी 3 कलर्स एंड अ कैनवस। ये एक इंडी फिल्म थी और बाहर के बैकग्राउंड के ऊपर बनी थी। JL50 उनका पहला पॉपुलर प्रोजेक्ट कह सकते हैं। एक छोटी सी सीरीज़ है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत महत्वाकांक्षी और विराट है। क्वांटम फिज़िक्स और टाइम ट्रेवल जैसी बड़ी चीज़ें इसमें आती हैं। और इसका जो एक लाइन का स्टोरी पैक है, वेयर वाला, कहाँ वाला, कि 35 साल तक ये प्लेन कहाँ था, ये पर्याप्त रूप से बांधता हमें है। और इसके अलावा जो इसका ओपनिंग क्रेडिट है वो भी अच्छा है। आमतौर पे सीरीज़ जो होती हैं उनमें ओपनिंग क्रेडिट्स पीस ऑफ आर्ट की तरह होते हैं, और आप अपनी किसी भी पॉपुलर और पसंदीदा सीरीज़ के ओपनिंग क्रेडिट को याद करें, चाहे वो दूरदर्शन के दिनों से लेके आज आने वाली सीरीज़ की बात हो, वो ओपनिंग क्रेडिट्स होते हैं वो सीरीज़ को लेके एक आपकी धारणा बनाते हैं। चाहे वो धारणा ऊंची बना देते हैं, कई बार नीची बना देते हैं। ओवरऑल ये सीरीज़ कैसी है ये तय करने में तब कठिनाई होगी अगर हम इसकी तुलना इसी जॉनर की पिछली फिल्मों से करेंगे, क्योंकि जिसने टाइम ट्रेवल के ऊपर अब तक बनी सबसे बेस्ट फिल्में अगर देखी होंगी तो शायद उसे JL50 की मौलिकता है वो इम्प्रेस न कर सके। तो वो न करते हुए हम एक बार जिक्र करते हैं उन फिल्मों का कि ऐसी फिल्में कौन सी रही हैं। तो उसमें अगर सबसे पहला नाम दिमाग में आता है तो डायरेक्टर रॉबर्ट ज़ेमेकिस की फिल्म का आता है बैक टू द फ्यूचर। बहुत पॉपुलर फिल्म थी और 1985 के अंदर ही आई थी। टाइम ट्रेवल का सबसे पॉपुलर इंट्रोडक्शन है, जो टीवी पे हमने शायद सबसे पहले देखा था। स्टार मूवीज़ वगैरह पे आती थी फिल्में, बार बार वो लोग देखते थे, और मनोरंजन के लिहाज से हमेशा कारगर रहती है। इस किस्म की है, बेसिक है लेकिन रोचक फिल्म है। बैक टू द फ्यूचर मार्टी नाम के एक लड़के की कहानी है, जिसका एक दोस्त होता है, सन की सा साइंटिस्ट होता है। वो एक मशीन बनाता है, टाइम ट्रेवल की मशीन। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि मार्टी होता है वो किसी घटना के कारण 30 साल पीछे चला जाता है टाइम में, 1955 में चला जाता है। उसके बाद वो वापस कैसे आता है 1955 में, उसको कौन नज़र आता है, उसके पेरेंट्स किस रूप में मिलते हैं उस 1955 में, और ये बड़ा फैसिनेटिंग सा और फनी सा और होता है। ये एक रेगुलर कॉमेडी थी। इसके उलट अगर हम बहुत ही जटिल और अजीब और शोर से भरी हुई और दिमाग को विचलित करने वाली और दिमाग को पुश करने वाली फिल्म की बात करें तो 12 मंकीज़ का नाम ले सकते हैं। 12 मंकीज़ है, वो एक कैदी के बारे में थी जो फ्यूचर की एक जेल में बंद है, और उसको टाइम ट्रेवल से पीछे भेजा जाता है ताकि एक प्लेग है उसको फैलने से रोका जा सके। और अगर ऐसा ना किया गया तो वो प्लेग है वो अधिकांश मानव सभ्यता को ख़त्म कर देगा। लेकिन जो फिल्म JL50 के लिहाज से उल्लेख करने लायक है वो है 2017 में आई स्पेनिश फिल्म टाइम क्राइम्स। ये बड़े लो बजट की एक थ्रिलर थी। इसकी जान थी इसका स्मार्ट कॉन्सेप्ट और क्रिएटिव सोच। छोटे बजट की फिल्मों के लिए 2 बड़े तारानहार होते हैं। टाइम क्राइम्स हेक्टर नाम के एक आदमी की कहानी थी जो अनजाने में ही एक टाइम लूप में फंस जाता है। टाइम लूप वो टर्म है जो टाइम ट्रैवल की फिल्मों में आपको बार बार सुनने को मिलती है। तो इसी टाइम लूप में हेक्टर के दूसरे वर्जन भी मौजूद हैं और हेक्टर को उनसे बचना है और सरवाइव करना है। इस फिल्म में कोई स्पेशल इफ़ेक्ट नहीं थे
और बांध कर रखने का सारा काम फिर इसकी कहानी और इसकी स्मार्ट प्रेजेंटेशन नहीं किया। ऐसी फिल्में जो होती हैं टाइम ट्रेवल वगैरह की, साइंस फिक्शन वगैरह की फिल्में, इनमें थ्रिलर्स में, इनको देखने के बाद दर्शकों को ये लगना चाहिए कि उन्होंने कुछ बहुत यूनिक सा देखा है, जो JL50 को देखते हुए शायद आपको ना लगे। लेकिन जिन लोगों ने टाइम ट्रेवल और क्वांटम फिजिक्स के जैसे सब्जेक्ट्स ऊपर ज़्यादा फिल्में नहीं देखी, उनके लिए JL50 ज़रूर एक शुरुआती स्टेप का काम कर सकती है, उनको वो अच्छी लग सकती है। ये बहुत ही छोटे बजट की फिल्म है और बहुत ही लिमिटेड एक्टर्स के साथ इसको बनाया गया है, और आपको जहाँ ये लगता है कि इसका जो जोन और बजट है वो औसत ही रहेगा, वहाँ पे कई ऐसे पल भी आते हैं जो प्राचीन काल में भी कहा नहीं जाती, और उसका सेटअप और प्रोडक्शन आपको नज़र आता है, वो आपको इम्प्रेस करता है। JL50 एक ऐसी सीरीज है जो टाइम ट्रेवल वगैरह के बारे में ऐसा माइंड बेंडिंग मोड नहीं ला पाती है जैसा इंटरस्टेलर वगैरह में आपने देखा होगा, तो फिर आपको वैसा, और नहीं इसमें वैसी साइंस टॉक है जो आपको इम्प्रेस करती है, तो इसलिए आप उसकी एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजाय इसके JL50 है वो ह्यूमन लेवल पे ज़्यादा जाती है, जैसे कि कहानी में टाइम ट्रेवल का जिसने कोड ब्रेक किया होता है उस साइंटिस्ट की लाइफ के बारे में बताती है, उस साइंटिस्ट के लालच पे फोकस करती है, फिर उस साइंटिस्ट का एक असिस्टेंट होता है, उसके लालच पे इवेंचुअली एक बात फिल्म करती है, दिखाती है। या फिर CBI ऑफिसर शांतनु का जो पूरा पास्ट का ट्रैक है जो लास्ट में आता है, और आप पूरा कहानी पलट सी जाती है, अलग ही जगह पे चली जाती है, वो टाइम ट्रैवल से भी ज़्यादा भारी पड़ती ह्यूमन वैल्यू का जो ट्रैक होता है। या फिर प्लेन उड़ाने वाली पायलट बिहू की जो पास्ट स्टोरी होती है। अपने बजट और वेस्टर्न फिल्मों की जो कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी है उनसे मुकाबला करने के बजाय JL50 है रास्ता बदल की ह्यूमन स्टोरीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करती है, जो कि इसे बहुत सहज और वॉचेबल स्टोरी बना देता है। इस सीरीज़ के जो एक्टर्स हैं वो भी एक ख़ास अपील का काम करते हैं। अभय देओल है वो लीड फेस हैं, वो कहानी को अप्रोचेबल बनाते हैं। उन्होंने CBI ऑफिसर शांतनु का रोल किया है। राजेश शर्मा हैं जिनको हमने कई फिल्मों में देखा, उन्होंने इसमें CBI ऑफिसर गौरांगो का रोल किया है। उनके जितने भी फ्रेम्स हैं वो एनर्जी से भरे हुए हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, वो रिलीफ लेके आते हैं हर सीन में। पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा है, उन्होंने वैज्ञानिकों का रोल किया, प्रोफेसर दास और प्रोफेसर मित्रा, दोनों बंगाली कैरेक्टर हैं इसमें। लेकिन एक पेच ये रहता है कि पंकज और पीयूष है वो बंगाली नहीं लग पाते, और पीयूष तो ज़रा भी नहीं लगते हैं। पंकज कपूर भाषाई तौर पे थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा ट्रांसफॉर्मेशन द ब्लू अम्ब्रेला में हमने देखा था हिमाचली कैरेक्टर में उनका, वैसा यहाँ नहीं नज़र आता है। इन तीनों मेल लीड के बजाय या इन चारों मेल लीड के बजाय कहानी में बंगाल को भरने का काम वो आसपास के छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते हैं। जैसे कि पंकज कपूर का जो कैरेक्टर होता है प्रोफेसर दास, जब वो पढ़ा रहा होता है स्टूडेंट्स को, तो एक प्यून उनको बुलाने के लिए आता है कि प्रोफेसर साहब बुला रहे हैं, तो वो प्यून हुआ। या फिर जब प्रोफेसर से मिलने जाते तो प्रोफेसर हुआ, या फिर बिहू की माँ हुई, या और दूसरे छोटे छोटे कैरेक्टर्स हुए। ये बंगाल की स्थानीयता को फिल करने का काम करते हैं। पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा और राजेश शर्मा के करेक्ट होने पे ध्यान जाने के बजाय हमारा ध्यान है वो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो कोशिश करते हैं, अपने कैरेक्टर ट्रीटमेंट के लिए जो कोशिश करते हैं उस पर ज़्यादा जाता है। और दर्शक है वो भी फिल्म के सब्जेक्ट और कैरेक्टर के बैकग्राउंड के बजाय उनके ट्रीटमेंट को ज़्यादा खोज रहा होता है कि वो इस चीज़ को कैसे करेंगे, अब वो कैसे बोलेंगे। जैसे कि CBI ऑफिसर शांतनु है, उससे बात करते हुए पंकज के कैरेक्टर प्रोफेसर दास का जो सीन है जो आपको ट्रेलर में भी नज़र आता है, जिसके अंदर वो शांतनु बताता है कि 35 साल पहले एक प्लेन उड़ा लेकिन वो अब जाके मिला है, तो फिर प्रोफेसर दास है वो हंसने लगते हैं, तो उनका हंसने का जो स्टाइल है, या फिर प्रोफेसर दास का घड़ी देखने का जो तरीका होता है, ये सारी चीज़ें उस ट्रीटमेंट में आती हैं। आखिरी बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारी टाइम ट्रेवल की मूवीज़ देखने के बाद भी JL50 को देखना एक निराशाजनक एक्सपीरियंस नहीं है। इवन अधिकतर पार्ट में इसकी मेकिंग में संसाधनों की जो अल्पता है वो कहीं ना कहीं से सादापन देके जाती है, ऐसा सादापन देके जाती है जो इसकी खासियत भी बन जाती है। ये वैसा सादापन है, सरलता है जो मन को रिलैक्स रखता है, और ये रिलैक्सेशन ही वो चीज़ है जो फिल्मों और सीरीज़ को देखते हुए हमारे लिए शायद सबसे ज़्यादा वैल्यू रखना चाहिए। थैंक यू।